हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कोल इंडिया कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे इसके ऑपरेशन है, उसको कंपेयर करेंगे। हम कुछ फैक्ट्स, फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स लेके इसको कंपेयर करने वाले हैं, तो देखेंगे कि कितना आप पाएंगे कि कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसा आप सभी को पता होगा कि कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है और ये इसकी एक 45 इयर्स ओल्ड की हिस्ट्री है। यानी ये जब कंपनी बनी थी ये 1975 में बनी थी, जब कोल माइंस का नेशनलाइजेशन किया गया था, उस टाइम ये कंपनी बनी थी। और ये इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन होता है, टोटल कोल प्रोडक्शन, उसका 83% ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। और 2018-19 में इसने लगभग 606 मिलियन टन कोल का प्रोडक्शन किया था और 2019-20 में लगभग 602 मिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन किया था। ये 600 मिलियन टन कुछ इतना ही है। अगर हम इंडिया का 2020-21 का फूड ग्रेन यानी कि आपका राइस हो गया, पल्सिस हो गया, वीट्स हो गया, उसका टारगेट देखें तो लगभग 300 मिलियन टन है। तो उस स्केल से आप अगर इसको कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि 600 मिलियन टन कितना होगा। और वर्ल्ड की ये सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है कोल इंडिया। तो हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि जो सीआईएल है यानी कोल इंडिया लिमिटेड, उसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता में और वो फर्दर 8 सब्सिडरीज में डिवाइडेड है, जिसकी एक सब्सिडरी है सीसीएल जो कि रांची में है, एमसीएल महानदी कोलफील्ड लिमिटेड जो कि आपका उड़ीसा में है, ईसीएल जो कि वेस्ट बंगाल में, एनसीएल सिंगरौली एमपी में है। इसके अलावा एससीसीएल जो कि छत्तीसगढ़ में है, बीसीसीएल जो कि झारखंड धनबाद में है, डब्ल्यूसीएल नागपुर महाराष्ट्र में, और सीएमपीडीएल है जो कि है आपकी ये भी रांची झारखंड में है। इसके अलावा एक सब्सिडरी और है जो कि है एमईसी यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इसको जो है डायरेक्टली कोल इंडिया हेडक्वार्टर गवर्न करता है। ये इंडिपेंडेंटली काम करती हैं ये सब्सिडरीज, इनके अपने हेडक्वार्टर्स हैं, इनके जिन सिटीज में इनके अलग अलग हेडक्वार्टर्स हैं। उसके बाद इनका अलग अलग इंडिपेंडेंट बोर्ड है और इनका अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है, अलग अलग कोल प्रोडक्शन के टारगेट रहते हैं, सब इनका अलग अलग चलता है और इनको सबको मिला के कोल इंडिया बनता है। और ये जैसे एससीसीएल है, ये फर्दर 2 सब्सिडरीज में डिवाइड, इसकी फर्दर 2 सब्सिडरीज हैं। इसके अलावा एमसीएल की 4 सब्सिडरी हैं, इसी तरह सीसीएल की फर्दर 1 सब्सिडरी है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो सब्सिडीज हैं ये फर्दर डिवाइडेड है माइनिंग एरियाज में। माइनिंग एरियाज क्या होते हैं? माइनिंग एरिया एक तरह से जैसे अगर हम बात करें सीसीएल 12 माइनिंग एरियाज में डिवाइडेड है। माइनिंग एरिया एक तरह से माइंस 5-6 माइंस से मिलाके एक एरिया बनाया जाता है और उन 5-6 माइंस या 5-6-7 माइंस भी हो सकती है, उनके पूरे ऑपरेशंस को एक तरह से उनका पूरा ऑपरेशन वो एरिया देखता है। तो इस तरह से 84 माइनिंग एरियाज हैं कोल इंडिया के, जो कि फर्दर 352 माइंस हैं जिनकी। और ये माइंस एक तरह से अलग से इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पे कॉलोनीज रहेगी, यहाँ पे ऑफिसेज रहेंगे, स्कूल्स रहेंगे, हॉस्पिटल्स रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितने बड़े स्केल पे कोल इंडिया काम कर रहा है। फिर कोल इंडिया के खुद के हॉस्पिटल्स हैं, यानी ये सब सब्सिडरीज हैं, इनके खुद के इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा कोल इंडिया के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, 26 के आसपास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। इसके अलावा एक कोल इंडिया का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है आईएसएम, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके अलावा 84 वीटीसी है। वीटीसी मतलब कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ये एरिया में होते हैं। जो एरिया के मतलब जो प्रोजेक्ट्स के लोग हैं या जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये वीटीसी बनाए जाते हैं। फिर इसके अलावा वाशरी क्या होती है? जो कोल में एस का कंटेंट ज्यादा होता है, तो उस एस के कंटेंट को कम करने के लिए क्या किया जाता है? कोयले की वॉशिंग की जाती है। उसके लिए 12 वाशरीज कोल इंडिया में काम कर रही है। इसके अलावा हर एरिया में आपको वर्कशॉप मिलेगी जहां पे ट्रांसफार्मर रिपेयर होते हैं, जहां पे इंजन रिपेयर होते हैं, जहां पे आपका मोटर रिपेयर होती है। इसके अलावा कॉलोनीज, आपकी हर प्रोजेक्ट के लिए कॉलोनी मिलेगी, जिसमें क्या होगा कि आपके हॉस्पिटल्स रहेगा, जिसमें आपका स्कूल रहेंगे, क्वार्टर रहेंगे, 1000, 2000, 3000 क्वार्टर तक रहेंगे। फिर उनमें आपके स्कूल्स रहेंगे। तो आप स्केल देख रहे हैं कि कितना बड़े स्केल पे कोल इंडिया, अगर 352 माइंस है तो 352 जगह इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। फिर अगर हम इंप्लॉइज पे आए कि कोल इंडिया में कितने लोगों को कोल इंडिया ने इंप्लॉयमेंट दी हुई है, इस चीज की अगर हम बात करें तो कोल इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव मिला के जो परमानेंट इंप्लॉइज हैं वो लगभग 3 लाख के आसपास हैं। इसके अलावा कोल इंडिया की सब सब्सिडरीज में एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर भी काम करते हैं और वो लगभग 1 लाख के आसपास कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर काम करते हैं।
इसके अलावा जो ये माइंस है ये रिमोटली एरियाज में होती है, जंगल्स में होती है नॉर्मली, तो वहां के जो आसपास के जो गांव हैं, बस्तियां हैं, या जो आसपास की जगह है वो इतनी डेवलप नहीं होती है, तो वहां की पूरी लोकल इकोनॉमी बूस्टअप हो जाती है अगर वहां कोई एक माइंस चलती है। वहां पर वहां के 5-6 विलेजेस एक तरह से डेवलप हो जाते हैं उसी माइंस तक, मतलब जहां तक गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती वहां तक कोल इंडिया एक तरह से उस स्केल पे पहुंच के वहां वाली जगह को डेवलप करता है, वहां के लोगों को, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराता है, कोई भी छोटी दुकान खोल के वहां पे डिपेंड, एक तरह से वहां के लोकल विलेजर्स एक तरह से डिपेंड हो जाते हैं। इस तरह से वहां के जो विलेजर्स हैं उनको भी हेल्प की जाती है सीएसआर के तहत, यानी जैसा आपको पता होगा सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर कंपनी की, कि उसको अपने प्रॉफिट का 2% एक तरह से वेलफेयर में एक तरह से खर्च करना है। फिर हम अगर कोल इंडिया के जो सेल्स फिगर है, मतलब कितना पैसा कमाता है उस पर अगर बात करें, तो अगर हम 2018-19 की बात करें तो कोल इंडिया की जो सेल हुई थी वो 1,40,000 करोड़ रुपए की सेल हुई थी। अब इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का एग्जांपल लें, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी यूके का अगर एग्जांपल लें, तो 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश का बजट है 49,000 करोड़ रुपए और यूके का बजट है 53,000 करोड़ रुपए, मतलब लगभग टोटल 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास हुआ। और कोल इंडिया की सेल से ही 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पैसा आ रहा है। तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो कोल इंडिया इन दो स्टेट से कहीं ऊपर है। फिर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2018-19 में कोल इंडिया को लगभग 17,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। फिर कोल इंडिया ने सीएसआर, जैसे मैंने बताया कि वेलफेयर में जो विलेजेस हैं, आसपास के लोग हैं, उनके लिए वेलफेयर में जो खर्च किया था 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अगर एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करें, एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है, मतलब सैलरीज में जो पैसा जाता है, प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जाता है, मेडिकल में जो एम्प्लॉय के पैसा जाता है, वो 36,000 करोड़ रुपए पैसा खर्च किया था 2018-19 में। आप अगर एचपी हिमाचल प्रदेश का बजट देखें तो 49,000 करोड़ रुपए का, यानी एक पूरे स्टेट के लिए इतना पैसा खर्च होने वाला है एक साल में, और कोल इंडिया अपने इंप्लॉइज पे 36,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। तो आप स्केल देख सकते हैं, आप लेवल देख सकते हैं कि कोल इंडिया कितने बड़े स्केल पे काम करता है, कि इतना पैसा उसको अपने एम्प्लॉय बेनिफिट पे खर्च करना पड़ता है। तो आप ये देखेंगे। इसके अलावा कोल इंडिया जैसे जीएसटी हो, मतलब टैक्स के रूप में कितना पैसा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा देता है, तो ये लगभग 2018-19 में 45,000 करोड़ रुपए के आसपास दिया गया था, जिसमें रॉयल्टी आती है जो स्टेट को जाती है, जीएसटी आता है, फिर उसके बाद डीएमएफ मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है, एनईवीटी मतलब नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है, उसमें पैसा जाता है। उसके अलावा आपका एक तरह से क्लीन कोल सेस में जाता है, तो 45,000 करोड़ रुपए के आसपास आता है। यानी मतलब अगर हम कुछ ऐसा कहें कि अगर हिमाचल प्रदेश को अपना बजट अगर खर्च करना है तो पूरा एक स्टेट को कोल इंडिया स्पॉन्सर कर सकता है अपना बजट, एक साल के बजट के लिए, अपने सिर्फ जीएसटी से, अपने टैक्सेस से एक पूरे स्टेट को स्पॉन्सर कर सकता है कोल इंडिया, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको यहां बताना भूल गया कि कोल इंडिया की एक विदेश मतलब एक बाहर की एक सब्सिडरी है, एक फॉरेनर सब्सिडरी है, जिसको बोलते हैं कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड। वो फिलहाल के लिए एक तरह से अभी उसके ऑपरेशन सस्पेंडेड है, मतलब कोल इंडिया फॉरेन में भी अपना ऑपरेशन चालू करना चाह रहा है, जैसे कि कनाडा, रसिया और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में भी अपना ऑपरेशन चालू करना चाहता है। इसके अलावा कोल इंडिया के दूसरे जॉइंट वेंचर्स हैं, जैसे इसका जॉइंट वेंचर है हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड, अगर आपने सुना होगा वो कोल इंडिया का वेंचर है। तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड सुना होगा, वो भी एक कोल इंडिया का जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एनएलसी के बारे में बताया था, एनएलसी मतलब नेवेल लिग्नाइट, उसके साथ सोलर पावर में भी कोल इंडिया एक जॉइंट वेंचर करना चाहता है। तो इस तरह से कोल इंडिया के बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स भी हैं जिसमें कोल इंडिया एक तरह से पार्टिसिपेंट है, उनमें भी कोल इंडिया का पैसा लगा हुआ है। फिर इसके अलावा अगर हम लैंड एरिया, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसा आपको पता होगा कोल माइनिंग जो है वो किस में होती है, उसमें रॉ मटेरियल क्या है, उसमें रॉ मटेरियल लैंड है। उसके लिए बहुत सारी लैंड चाहिए, माइनिंग के लिए आपको बहुत सारी लैंड एक्वायर करनी पड़ती है, लीज पे लेनी पड़ती है लैंड। तो कोल इंडिया के पास अगर सब प्रोजेक्ट्स की लैंड को मिला दिया जाए तो लगभग 2.7 लाख हेक्टेयर लैंड है। अब 2.7 लाख हेक्टेयर लैंड कितनी होती है, अगर इसको हम कंपेयर करें थोड़ा सा, तो अगर गोवा जो हमारा एक स्टेट है
उसका अगर हम एरिया देखें वो 3,70,000 हेक्टेयर के आसपास है। और कोल इंडिया ने जो लैंड एक्वायर की हुई है वो 2.7 लाख हेक्टेयर लैंड एक्वायर की। तो आप कंपेयर करेंगे तो एक तरह से कोल इंडिया एक गोवा जितनी लैंड पे इसके ऑपरेशंस हैं। अगर गोवा की पूरी लैंड को इससे कंपेयर किया जाए तो इतनी लैंड पे ये अपने ऑपरेशंस कर रहा है, क्योंकि माइनिंग एक हैवी, एक लैंड इंटेंसिव एक तरह से देखें तो एक तरह से इंडस्ट्री है जिसमें लैंड ही रॉ मटेरियल है। फिर इसके अलावा कोल इंडिया और दूसरी जगह भी अपना जैसे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या एक तरह से कहें कि अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है, जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर में। इसी तरह से कोल इंडिया कोल बेड मीथेन जिसको सीबीएम बोलते हैं, वहां पे भी कोल इंडिया अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। और सोलर एनर्जी में अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, थर्मल पावर जनरेशन में अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इसके अलावा कोल टू मेथनॉल एक एरिया है जहां पे कोल इंडिया अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तो इन सब फैक्टर, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स से आपको पता चला होगा कि कोल इंडिया इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके अलावा अगर आपको कोल इंडिया से रिलेटेड कुछ जानना है तो आप कमेंट में जान सकते हैं। थैंक यू।